अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ जो जंग छेड़ी है उसका धुआं अब आपके किचन तक पहुंचने लगा है। होटलों में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर सरकार ने सख्ती कर दी है। कई होटल के किचन बंद होने लगे हैं। गैस की पर्याप्त सप्लाई नहीं होने से कई इंडस्ट्री बंद होने का गारा पहुंच गई है। फर्टिलाइजर कंपनियों को दी जाने वाली गैस 30% घटा दी गई है। इस डर के मारे कि आगे कहीं और ज्यादा हालात खराब ना हो, लोग एक से ज्यादा सिलेंडर भरवाने लग गए हैं। गाड़ियों में पेट्रोल डीजल की टैंक फुल करवाने लग गए हैं। हालांकि इन सब के बीच एक राहत की खबर है। राहत की खबर ये आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद होने के बाद भारत ने बहुत जल्दी दूसरी जगहों से कच्चे तेल की सप्लाई लेनी शुरू कर दी। नतीजा ये निकला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा दूसरे सोर्स से पहले जहां अपनी जरूरत का 55% कच्चा तेल इंपोर्ट करते थे हम, अब 70% से ज्यादा वहां से इंपोर्ट करने लग गए हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमने अपनी निर्भरता कम कर दिया है। 40 देशों के साथ हमने कांटेक्ट कर लिया है। सभी रिफाइनरी अपने 100% उत्पादन क्षमता से उत्पादन कर रही हैं। फिर भी जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती, चिंताएं बरकरार हैं। हालांकि जब हम दुनिया के बाकी देशों को देखते हैं तो थोड़ा सुकून जरूर मिलता है, और खास तौर से जब पाकिस्तान को देख लीजिए तो वहां तो हालात ये है कि आधे कर्मचारियों को घर से ही काम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। क्योंकि आएंगे तो गाड़ियों में पेट्रोल भरवाएंगे, ज्यादा पेट्रोल डीजल का खर्च होगा। सरकारी गाड़ियों में ईंधन की सप्लाई आधी कर दी गई है। पाकिस्तान ने सरकारी खर्च में 20% की कटौती करने का ऐलान कर दिया है। दूसरे देश, चीन को ले लीजिए, जापान को ले लीजिए, कई देश है वहां भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। ऐसे में भारत सरकार की मौजूदा रणनीति कितनी कारगर मानी जाए, या फिर किसी और रणनीति की जरूरत है, आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय, और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के पूर्व सीएमडी बीसी त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट कमर आगा साहब हैं। वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब हैं। और साथ ही साथ सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में करना चाहूंगा इस बार बीसी त्रिपाठी सर आपके साथ। आपने अपने करियर में ऐसे कभी हालात देखे क्या? लक्ष्मण, हमने ये हालात कई बार देखे, लेकिन इस मैग्नीट्यूड में कभी हम लोगों को इस तरह का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, सप्लाई को लेके ज़्यादा हैं। प्राइस ऊपर नीचे होते रहे हैं पास्ट में, चाहे वो 2008 का क्राइसिस हो, चाहे वो आपका कोरोना हो, उस टाइम पे था। बीच में ऑयल प्राइस क्रैश हुए थे, तो गैस प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन सप्लाई को लेके इतना बड़ा डिसरप्शन कभी नहीं हुआ। एंड स्पेशली हमारे देश के लिए अगर हम बात करें तो जब हम लगभग 70% ऑफ हमारी सप्लाई, खासकर वो एलएनजी की सप्लाई, गैस की सप्लाई, वो मिडिल ईस्ट से आती है, तो वो एक इस तरह का संकट हमने पास में कभी नहीं देखा। तो प्राइस जरूर ऊपर नीचे होते रहे हैं, स्पॉट प्राइसेस ऊपर गए, ऑयल प्राइसेस ऊपर गए, लेकिन सप्लाई कंसर्न नहीं थे ऐसे। इसमें एक चीज बताइए, जो अभी सप्लाई कंसर्न है, इसमें अब तक जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं मोटे तौर पर सार्वजनिक हो चुके हैं, आपको लगता है कि ये सही डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं? ये देखिए, देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त ये है कि आप किस तरह से अपने प्रायोरिटी सेक्टर को और अपनी मेन जो इकोनॉमिक नीड्स हैं उनको पूरा करें। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो कुछ अनाउंसमेंट किए हैं, प्रायोरिटी सेक्टर को गैस एलोकेशन किया है, एक किस्म से बाकी और सेक्टरों में कटौती की है, तो उसको हिसाब से देखते हुए इस समय सप्लाई को मैनेज करना, बैलेंस करना, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो जो अभी हालात सरकार ने जो भी स्टेप सरकार ने इस वक्त लिए हैं, जैसे प्रायोरिटी में घरों में गैस है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में गैस देना है, उसके बाद खाद के कारखानों को प्रायोरिटी दी गई है, एलपीजी सप्लाई को प्रायोरिटी दी गई है, तो ये प्रायोरिटी एलोकेशन करना ये सरकार समय समय पर करते आई है। और इस वक्त जो स्टेप लिए हैं वो आई थिंक सही दिशा में हैं। लोगों की जो खास ज़रूरतों को देखते हुए जो भी स्टेप अभी लिए हैं, अब आने वाले समय में ये सप्लाई कैसे नॉर्मलाइज होगी, कितने समय तक ये सप्लाई कट रहेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन और ये एक बदलती परिस्थिति है। एज थिंग्स इवॉल्व, द गवर्नमेंट विल कीप टेकिंग एक्शंस इन टर्म्स टू हाउ टू प्रायोरिटाइज डिफरेंट सेक्टर।
ये बिल्कुल आपने सही कहा कि काफ़ी तेजी से हालात बदल रहे हैं। वो बदलते हालात में सरकार अपनी रणनीति बदलती रहेगी और सप्लाई बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती है। कमर आगा साहब, सप्लाई बरकरार रखने के लिए सरकार ने जो किया उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से हम अपनी ज़रूरत का करीब 40% से ज़्यादा कच्चा तेल लाते थे, अब वहां पर डिपेंडेंसी लगभग बंदी हो गई। डिपेंडेंसी क्या थी, वो खत्म हो गई थी। तो बहुत जल्द हमने 55% से बढ़ा के 70% तक कर दिया जो नॉन स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाले सोर्स है वहां से सप्लाई लेना। ये कितना सस्टेनेबल है? लंबे समय में क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी रहा तो इन बाकी देशों के साथ, 40 देशों के साथ सरकार ने लिस्ट भी शेयर किया है, हम कच्चा तेल की सप्लाई करते रहेंगे? देखिए, तेल की सप्लाई के साथ बड़ी मुश्किल, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हर देश के। ऐसा नहीं हो सकता कि हम फ़ौरन चले जाएं, हमको तेल मिल जाए। थोड़ा थोड़ा तेल मिलता रहेगा, तमाम से आ जाएगा, हम मैनेज कर भी लेंगे। दूसरी बात ये होती है कि रिफाइनरीज़, हर तेल को हर रिफाइनरी में रिफाइन नहीं होता। जैसे वेनेजुएलन ऑयल है, हिंदुस्तान में केवल रिलायंस कंपनी में होता है। 3 हमारी ऑयल रिफाइनरीज़ जो हैं वो ईरानियन ऑयल पे गियर्ड हैं। तो इस तरह से अलग अलग हैं। हमारे पास जो इराक का तेल है, बसरा ऑयल, ये बहुत अच्छा समझा जाता है। इसकी रिफाइनिंग चार्जेस भी बहुत कम आते हैं, हम काफ़ी बड़ी मात्रा में हम वहाँ से लेते हैं। ये टाइम गैप अरेंजमेंट हमारे लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि ये खाड़ी के जो देश हैं, जिन्हें ये रीजन जो है भारत से बहुत करीब है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी कम होते हैं, तो हमें इसलिए भी अच्छा होता है। हाँ, इमरजेंसी में भारत ने बड़ा सही स्टेप लिया है, 40 देश और अपनी डिपेंडेंसी इस क्षेत्र से कम कर दिया है। और ये भी है कि कोई युद्ध जो है यह हमेशा तो चलता नहीं रहेगा, कितना समय लेगा इसका पता नहीं। अगर 1 महीना भी ले लिया तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ग्लोबल इकनॉमी पे। हमारी इकनॉमी पे इतना असर नहीं पड़ेगा, हमारी इकनॉमी कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि हम लोग सेल्फ रिलायंस में बात की है, तो हमारा इंडिया इटसेल्फ, हमारा मुल्क ही बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए। और फिर उसके अलावा ये भी है कि हम जो है कुछ सामान हमारा चाइना से आता है, बहुत सी चीज़ें, तो उसकी सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होगी, वहाँ से बनी रहेगी। लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें हमें तक प्रॉब्लम आ सकती है, जो फ़िलहाल नहीं है, जैसे कि फर्टिलाइज़र है, लेकिन उसके लिए अभी लंबा टाइम है, ये ब्रीदिंग पीरियड है, इसलिए कि अभी तो ज़रूरत नहीं है। जुलाई से फिर नया जब खरीफ की फसल आएगी उस वक़्त देखा जाएगा, तब तक हम लोग मैनेज कर लेंगे। फिर ये भी है कि जो बाई प्रोडक्ट्स हैं हम उनको बनाते हैं और बाहर से भी लाते हैं, उसमें रहेगी। वॉर चल रही है और बहुत ख़तरनाक वॉर है, जिसका असर ग्लोबल इकनॉमी पे पड़ने जा रहा है। और हमें 6 से 7% इकनॉमिक ग्रोथ अगर चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है अनइंटरप्टेड ऑयल सप्लाई, यानी बगैर रुके हुए तेल की सप्लाई चाहिए, और तेल की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि हमारे पास रशियन क्रूड है, जिसको हम बहुत ज़माने से ख़रीद रहे हैं, कई दशक से, और वो उसकी सप्लाई हमारे बनी भी है और नई सप्लाई भी हमारी उससे बढ़ जाएगी, वहाँ से आ जाएगी, तो क्रूड में प्रॉब्लम हमें इतनी नहीं आएगी। LNG और CNG में फ़िलहाल ऐसी अभी नज़र नहीं आती, लेकिन हाँ, उसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स पहले ही ले लिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी आने वाले समय में धीरे धीरे। और ये जो है साथ में युद्ध भी मैं समझता हूँ हफ्ता 10 दिन के अंदर अगर समाप्त हो जाए, पूरी दुनिया की कोशिश होगी। कुछ संकेत प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दिए हैं जो लगता है कि शायद मैं नहीं कह सकता, अब डिपेंड ईरान पे भी करता है। बिल्कुल, दरअसल आगे मैं इसको बढ़ाऊंगा। शिवकांत जी, हर्ष जी और आशुतोष जी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक सवाल मैं त्रिपाठी साहब आपसे ले लूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। BC त्रिपाठी साहब, चूंकि एक और त्रिपाठी साहब हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हैं, लेकिन BC त्रिपाठी साहब आपसे सवाल है मेरा कि कच्चा तेल और गैस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पेट्रोल डीजल तक तो सरकार कह रही है कि हमें कीमतें बढ़ाने की ज़रूरत अभी पड़ेगी नहीं, लेकिन LPG पे, PNG पे, CNG पे अचानक से वहाँ पे दबाव दिखने लगा है। तो हम लोग इस मोर्चे पे कितने तैयार हैं तुलना करें अगर पेट्रोल डीजल से? तो गैस के क्षेत्र में एक सबसे अच्छी बात यह है कि देश की करीब 50% से ज़्यादा
जो एलएनजी सप्लाई है वो हमारे देश में इस वक्त यूएस से आती है, रशिया से आती है, ऑस्ट्रेलिया से आती है। मुझे याद आ रहा है 2010-11 में यही हालत थे। तेल के दाम $120 हो गए थे, गैस के स्पॉट प्राइसेस $22-23 हो गए थे। उस समय हम लोगों ने अपनी कंट्री की जो सप्लाई सोर्स है उनको डाइवर्सिफाई किया। और एक और अच्छी बात है, सप्लाई सोर्स ही नहीं डाइवर्सिफाई किया, उसमें ऑलमोस्ट 95% एलएनजी जो है वो कतार से आती थी और सारी ऑयल लिंक थी। बाद में हम लोगों ने इसको डाइवर्सिफाई किया, यूएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए, रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए, ऑस्ट्रेलिया के साथ किए। और ख़ासकर जो यूएस के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ऑयल लिंक नहीं है। इस वक्त जहां तेल के दाम 120 और $100 तक पहुंच गए थे, लेकिन यूएस का हेनरी हब जो है जिससे लिंक है सप्लाई वहां से जो आती है, वो तेल से लिंक नहीं है। तो दामों में भी हमें जो है उस तरह की बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली और हमारी सप्लाई जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो इसलिए ये एक अच्छी बात है देश के लिए कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एलएनजी हैं, जो जाती है, जो आपने पूछा, सीएनजी में जाती है, पीएनजी में जाती है और जो फर्टिलाइजर प्लांट में जाती है। और इस वक्त गेल के पास अपने 6 जहाज़ हैं, पेट्रोनेट के पास 4 जहाज़ हैं, तो 10 जहाज़ हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम मिडिल ईस्ट से हटा करके सप्लाई रशिया से ला सकते हैं, यूएस से ला सकते हैं। तो देश के पास ये एक ऑप्शनैलिटी है इस वक्त कि हम अपनी सप्लाई और अल्टरनेटिव सोर्सेज से थ्रू आवर ओन शिप्स ला सकते हैं। तो एक तो रहा सप्लाई की बात। जहाँ तक रहा सीएनजी पीएनजी में प्रेशर, मेरे हिसाब से अभी मेरे को नहीं लगता कि आने वाले एटलीस्ट 15-20 दिन तक भी अगर ये वॉर चलेगी तो सीएनजी पीएनजी सप्लाई में कोई असर आने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने उसको प्रायोरिटी दी है, दूसरा सीएनजी और पीएनजी सप्लाई लार्जली डोमेस्टिक सोर्स की गैस है जो लोकली इंडिया में प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए सीएनजी पीएनजी में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती है। हाँ, एलपीजी सप्लाई का एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारा मिडल ईस्ट से आता है, तो उस सप्लाई को किस तरह से बरकरार रखना है, किस तरह से लोगों को भी किफ़ायती इस्तेमाल करना है, रादर देन सिंपली होर्डिंग एलपीजी विल नॉट बी अ राइट स्टेप। आई थिंक गवर्नमेंट के जो कुछ रिसेंट अनाउंसमेंट हुए जिसमें उन्होंने अभी एलोकेशन किया है कि जितने भी डोमेस्टिक एलपीजी प्रोड्यूसर हैं, चाहे वो रिफाइनरी हैं, चाहे वो फ्रैक्शनेटर हैं, ये सब लोग एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाएं। और साथ साथ जो एलपीजी के मेजर कंपोनेंट है प्रोपेन ब्यूटेन, उसमें भी गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया है कि ये सारी एलपीजी के कंपोनेंट पेट्रोकेमिकल बनाने की बजाय एलपीजी उत्पाद को बढ़ाए रखें। तो आई थिंक इन सब स्टेप को लेकर के मुझे लगता है कि सरकार इस एलपीजी सप्लाई क्राइसिस को भी मैनेज कर पाएगी। सो हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में कितना लंबा सकता है, लेकिन देश के पास इस वक्त ऑप्शन है कि वो अपनी सप्लाई मिडिल ईस्ट के अलावा बाकी देशों से भी ला सकती है। और जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं पुराने, खासकर रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट, यूएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ऐसी ऑप्शनैलिटी है कि हम इस वक्त अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई प्रेशर आने वाले समय में नहीं आएगा, कुछ दिनों तक तो कम से कम। हाँ, जो फिलहाल प्रेशर आ रहा है उसको सरकार हैंडल कर रही है, जिस तरीके से हैंडल कर रही है वो कितना सही है, इस पर हर्षवर्धन जी, आशु सर आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल शिवकांत शर्मा साहब, जो बात कमर आगा साहब ने कही, जो बात त्रिपाठी साहब ने कही, दोनों में एक कैच वर्ड है कि लंबे समय तक वॉर ना चले, हफ्ता 10 दिन तक और चलेगा तो मामला आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा। तो ये कितना बड़ा कंसर्न है, कितना बड़ा कैच है? ये बहुत बड़ा कैच है। ये अमेरिका के हाथ में नहीं है, अब ये अब ईरान के हाथ में है। ये गज और ग्राह वाली लड़ाई हो गई है कि आपने पांव फंसा दिया ईरान के अंदर। अब ईरान की सरकार ये कह रही है कि आप कैसे कह रहे हैं कि साहब सारे लक्ष्य पूरे हो गए और लड़ाई अब खत्म हो जाएगी। लड़ाई जब हम चाहेंगे तब खत्म हो। इसका मतलब ये है कि वो इस आर्थिक लड़ाई, क्योंकि ईरान के पास और तो कोई साधन है नहीं जवाब देने का, एक ही साधन है कि वो जो सैनिक, जो हवाई लड़ाई है अमेरिका की और इस्राइल की, उसका जवाब आर्थिक आतंक, ऊर्जा का आतंक फैला के दे, वो वही कर रहा है। ये जो अड़ोस पड़ोस के देशों पे जो हमले हो रहे हैं उसकी वजह जो है वो उनके लोगों को और उनके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को खास नुकसान पहुंचाना नहीं है, वो ऊर्जा संयंत्रों को नुकसान पहुंचाना है और हड़बड़ी मचाना है पूरी दुनिया में कि ऊर्जा का संकट खड़ा हो जाए, दबाव बने और अमेरिका जो है वो किसी तरह से वापस लौटने को मजबूर हो। वो वही कर रहे हैं। जब तक उनकी ये धमकी बरकरार है, चाहे अमेरिका बीमा कर ले, चाहे अमेरिका अपनी नेवी लगा ले होर्मुज में या कुछ भी कर ले, जब तक ईरान की धमकी बरकरार है कि हम गुजरने वाले जहाज पर हमला कर सकते हैं, तब तक न बीमा कंपनी उसके लिए तैयार होगी,
न कोई जो है वो ढुलाई वाली कंपनी अपने जहाज को खतरे में डाल, ये बहुत बड़ा जोखिम है, कोई उसके लिए तैयार नहीं होगा। तो यहाँ अटैक होगा नहीं होगा इसका मामला नहीं है, एक दहशत, एक आतंक की स्थिति है। तो जब तक आप ईरान को इसके लिए तैयार नहीं कर लेते हैं कि हाँ साहब अब लड़ाई रुक गई, हम हमले नहीं कर रहे हैं, आप भी हमले रोक दें और ईरान मान जाए, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी और ईरान के मानने के बाद भी ये दहशत कुछ दिन तक जारी रहेगी। कंपनियां जो हैं वो पूछेंगी 4 बार और उसके बाद धीरे धीरे ये व्यापार शुरू होगा। तो लड़ाई बेशक अगले हफ्ते बंद हो जाए, लेकिन इसके प्रभाव जो हैं वो महीने 2 महीने चलेंगे, इससे पहले कम होने वाले नहीं हैं और ये स्थिति जो है काफी गंभीर होगी। बिल्कुल, दरअसल काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि अगर लड़ाई खत्म ही हो जाती है तो उसका खौफ खासतौर से ऑयल सप्लाई पर लंबे समय तक बना रहेगा। सामान्य हालात होने में थोड़े से कम समय नहीं लगेगा, समय लंबा लग सकता है। ऐसे में सरकार को घरेलू मोर्चे पे अपनी रणनीति समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से बदलनी होगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, शुरू में ही जिस तरीके से एलपीजी सप्लाई की किल्लत हुई या फिर कहें कि किल्लत जैसे हालात बने, लोगों ने जिस तरह के रिएक्शन लाया, तो सरकार के कदमों पर भी सवाल उठने लग गए। आप इस पूरे एपिसोड को कैसे देख रहे हैं? सरकार जिस तरीके से मैनेज कर रही है, आम लोगों को कम परेशानी हो, लेकिन होटल रेस्टोरेंट वाले काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, इंडस्ट्री वाले परेशान दिख रहे हैं कि हमारे अब गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो आपके हिसाब से ये रणनीति कितनी सही है? लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि अभी तो जो परेशानी रेस्टोरेंट्स वालों ने कुछ बैनर वगैरह लगा दिया कि अब हम सिर्फ चाय कॉफी बेचेंगे और कुछ नहीं करेंगे, वो थोड़ा एग्जेगरेशन है। क्योंकि अभी कहीं भी इतनी सप्लाई साइड की प्रॉब्लम नहीं दिखी है। ये ठीक है, मैं अलग अलग सोर्सेज में देख रहा था तो 10 से 20% के आसपास की कहीं कहीं सप्लाई की कुछ प्रॉब्लम ऐसी दिख रही है कि कुछ कम सप्लाई की है, आपको रेजिडेंशियल और लोगों को देना है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कमाल की बात यह है कि वो भी आप देखेंगे जहां से ये इस तरह के चित्र आए, वीडियो आए, अगर उनको भी आप देखेंगे तो उसमें पॉलिटिकल मोटिव समझ में आएगा। और चूंकि हमारे देश में दुर्भाग्यवश ही सही, लेकिन राजनीति ऐसी है कि वो कहीं भी जा सकती, कहीं तक भी जा सकती है। हालांकि वो तो अमेरिका में भी ऐसी है। लेकिन 2 जरूरी बातें, एक तो ये कि भारत ने पिछले 1 दशक में जितना डाइवर्सिफाई किया है, विशेष करके क्रूड को लेकर और विशेष करके जो एलएनजी की सप्लाई है उसको लेकर, ये जिसको हम कहते हैं कि आज हम अगर इस स्थिति में हैं कि डिबेट कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि 10 दिन 15 दिन या क्रूड के संदर्भ में तो करीब 40-45 दिन हमको कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, तो वो इसीलिए कर पा रहे हैं कि वो डाइवर्सिफिकेशन हुआ। एक पक्ष उसका है कि अब ईरान तय करेगा, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है। क्या सचमुच ईरान अपनी तबाही को पूरी तरह से करके तब रुकेगा, या कहेंगे जब रुकने लायक नहीं रहेगा तब रुकेगा? या जिसको हम लोग अभी देख नहीं पा रहे हैं कि जिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो जल डमरू मध्य है, जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल, कच्चा तेल आता है, उसके बारे में जो ट्रंप ने कहा है उसकी लाइनें पढ़िए और उसका जो जवाब वहां अली लारजेनी ने दिया है उसको पढ़िए। दोनों से साफ दिख रहा है कि अब दोनों कोई मिडवे खोज रहे हैं। दोनों ऐसे लोग हैं, ट्रंप का बड़बोलापन, उनकी सनक, वो किसी हद तक जा सकते हैं। जैसे मैं ये नहीं मानता हूं कि वो रुक जाएंगे, सिर्फ धमकाते रहेंगे, वो किसी हद तक जा सकते हैं। ऐसे ही ईरानी भी कहीं तक जा सकते हैं। ये मतलब जिसको कहते हैं ना, जो जिहाद कह लीजिए, इस्लामिक शरिया कह लीजिए, अपनी उनकी जो इस्लामिक वर्सेज क्रिश्चियनिटी के जो वेस्ट में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, उन सब का इंपैक्ट है। लेकिन इसमें भारत की स्थिति कहां है? तो भारत जो अभी जो गेल के पूर्व सीएमडी हैं बीसी त्रिपाठी जी, उन्होंने बताया, हमने जो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया इसके बीच का जो बैलेंस किया है वो कमाल है, जिसकी अभी तक बड़ी आलोचना होती रही, कह रही तो अमेरिका ने धमकाया और हम उनसे गैस खरीदने चले गए। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि कच्चा तेल हम अधिकतम खरीद लें रशिया से, जितना डिस्काउंट मिल जाए, और हम इस मार्च महीने का इस लीवरेज का बड़ा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। दूसरा, हम ये कहते हुए कि हम आपके साथ थोड़ा सा आपके कहने पर चल रहे हैं, इसको भी जरा आप समझिए रणनीतिक तौर पर। अमेरिका को हम ये बता रहे हैं कि हम आपके कहने पर चल रहे हैं, लेकिन हमें गैस का एक सोर्स, ऐसा सोर्स मिल रहा है जिसकी हमें बड़ी सख्त जरूरत है। 7% प्लस की ग्रोथ हमें चाहिए। हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा जो मोमेंटम बना हुआ है, और अभी मैं देख रहा था कि दुनिया में जो आउटलुक के लिहाज से कहें तो भारत में सबसे ज्यादा रोजगार और नौकरी की संभावनाएं दिख रही। ये 2026 की बात मैं कर रहा हूं, जो ताजा रिपोर्ट है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हमारे सारे सेक्टर्स को उस स्पीड में चले, वो वेल ऑयल्ड मशीनरी पिछले 10 सालों में तैयार हुई। मेरा ये मानना है
क्रूड के मसले पर तो सरकार को अभी फिलहाल कोई चिंता की जरूरत नहीं। और मैं ये भी मानता हूं कि जो ट्रंप और लारिजानी का स्टेटमेंट है वो ये बता रहा है कि 1 महीने के भीतर ये युद्ध रुकेगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इसके दोनों के पास कोई बहुत गुंजाइश नहीं, दुनिया तबाह हालांकि होने की ओर जाएगी। एक महीना समय मुझे लगता है कुछ ज्यादा हो जाएगा हर्षवर्धन जी, उससे नहीं, पहले एक महीना तो हफ्ते में रुक एक जाए। महीना इसको समझिए, नहीं इसको आप समझिए, गल्फ कंट्रीज के रिएक्शंस को आप देखिए ऐसे बड़ी लड़ाई में, और जिस तरह के दोनों, मतलब ये शब्द इस्तेमाल मैं कर रहा हूं कि दोनों तरफ सनक है, किसी भी तरफ से समझदारी से बात करने वाले लोग नहीं है, दोनों तरफ सनक है। हम सोचिए रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लग रहा था कि अब खत्म हुआ तब खत्म हुआ, नहीं खत्म हो पाया। तो ये युद्ध मैं जो कह रहा हूं खत्म तो वो इसलिए होगा कि इससे दुनिया डिस्टर्ब हो रही। रशिया यूक्रेन में अलग तरह की चीजें थी, यहां दुनिया इतनी डिस्टर्ब हो रही है कि आपके पूरे गल्फ नेशंस का जितना इकोनॉमिक पावर है खत्म हो जाएगा। लक्ष्मण जी, हम तो बहुत बाद में डिस्टर्ब होंगे, चाइना का डिस्टर्बेंस बहुत बड़ा है। तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई, हम लोग चूंकि सारी बात क्या कर रहे हैं, भारत सरकार क्या निर्णय लेगी, अच्छा ऐसा हो जाएगा क्या करेगी, अरे जब दुनिया तबाह होने की तरफ जाएगी तो भारत उसके लिहाज से निर्णय लेगी। मेरा ये मानना है आज की परिस्थितियों में भारत बहुत बेहतर तरीके से निर्णय ले रहा है, और पैनिक की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। आप बिल्कुल ये कह सकते हैं भारत बहुत बेहतर तरीके से निर्णय ले रहा है, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस बारे में बार बार ये भी कहा जा रहा है पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से, जो एलपीजी के जो अचानक से डिमांड बढ़ी है इससे नहीं बढ़ी, चूंकि सप्लाई कम हो गई। लोगों को लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो अब एक सिलेंडर नहीं दोनों भरवा कर रख लो, जल्दी जल्दी भरवा लो। होटल वाले भी चाहते हैं 4-5 दिन का स्टॉक कर लो। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने का तरीका आपको कितना अभी सफल दिख रहा है? देखिए लक्ष्मण जी, ख्वाहिशें घोड़े होती तो हम दौड़ाते उसको सरपट, लेकिन ख्वाहिशें हमारी घोड़े नहीं है ना। हकीकत क्या है कि सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये कोई चीज़ किसी चीज़ को एडमिट करनी ही नहीं चाहती। आज आप 10 दिनों के बाद आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना रहे हैं, 3 कमेटी बना रहे हैं। जब आप इजराइल गए थे उसी वक्त आपको इस बात का अंदाज़ा पूरी दुनिया को था कि ईरान पे हमला होने वाला है, तब आपने क्यों नहीं बनाया? आज आप 10 दिन बाद बना रहे हैं। अगर ये मैनेजमेंट है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना इसके बारे में। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, अभी कहा कि आज की तारीख में अगर क्राइसिस नहीं होती तो आपने एलपीजी के दाम 60 रुपए क्यों बढ़ा दिए, कमर्शियल के 115 रुपए क्यों बढ़ा दिए? कहीं ना कहीं क्राइसिस है ना। आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को क्यों इनैक्ट कर रहे हैं? इसका मतलब आप इस बात को समझ रहे हैं कि इस देश के अंदर संकट पैदा हो रहा। चलिए मैं ये तो मान लेता हूँ कि पंजाब के अंदर जो वो हो रहा है कि नॉन डोमेस्टिक एंड नॉन एग्जेम्प्ट एलपीजी पे सस्पेंशन कर दिया गया। मान लिया वहाँ पे तो विपक्ष की सरकार है, तो जाहिर सी बात है वो सरकार को तबाह करना चाहेंगे। बेंगलोर के अंदर भी विपक्ष की सरकार है, इसलिए वो भी परेशान करना चाहेंगे। लेकिन आपके गुजरात में तो बीजेपी की सरकार पिछले 30 सालों से, वहाँ पे 50% कट क्यों किया गया नेचुरल गैस में? सिरेमिक इंडस्ट्रीज क्यों वहाँ पे मतलब तबाही के कगारे पहुँच गई है? गुजरात में तो कोई पॉलिटिक्स है नहीं, वहाँ तो आपकी अपनी सरकार। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, हम बड़े बड़ी बातें जरूर कर ले, हकीकत क्या है कि ये सरकार जब क्राइसिस आपके मुंह पे खड़ी हो जाती है तब आप जाके मैनेजमेंट करने के बारे में सोचते हैं। अब मैं आपके जो रशिया के साथ आपने जिस तरीके से सरेंडर किया, कहा गया कि भाई हम तो रशिया के साथ लगातार ऑयल खरीद रहे हैं। हकीकत यह है कि जब पीक समय था 2023 के आसपास या 2024 के आसपास, मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा है, हम रशिया से कितना ऑयल लेते थे, क्रूड ऑयल? तकरीबन 2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से पीक। फरवरी में कितना कर दिया हमने? 0.6। आपकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंगलोर रिफाइनरीज, HPCL, इन्होंने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम ने कह दिया कि हम ऑयल नहीं लेंगे। कौन सी कंपनी ऑयल ले रही है? रिलायंस और नायरा एनर्जी, क्योंकि नायरा एनर्जी बिना रशियन ऑयल के सर्वाइव ही नहीं कर सकती, क्योंकि पूरा एग्जिस्टेंस उसके ऊपर निर्भर करता है। हम अगर चीज़ों से आंख मूंद लें, करने आज की तारीख में आपका जो फैक्ट शीट है उसमें क्या लिखा हुआ है हम मॉनिटर करेंगे। फिर 10 फरवरी को आता है, क्या कहता है, सेकंड पैराग्राफ है उसमें, भारत ने कमिटमेंट किया है कि हम रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे। उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ कि आज रशिया आपसे कह रहा है कि हम आपको ग्लोबल रेट पे पैसे पे ऑयल देंगे और $4 प्रीमियम एक्स्ट्रा लेंगे आपसे, जो आपको डिस्काउंटेड रेट पे देता था। आज की तारीख में कह रहा है हम आपको $4 एक्स्ट्रा पे। ये नौबत क्यों आई है? ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि हमने जिस तरीके का स्टैंड फॉरेन पॉलिसी में लेना चाहिए, हम इजराइल की हमारी दोस्ती बहुत अच्छा है, ईरान से भी हमारी दोस्ती बहुत अच्छा है,
हम एक इक्वी डिस्टेंस का फैसला अगर करते तो शायद ईरान हमसे नाराज नहीं होता। आज उसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से चाइनीज चीजें तो जा रही है ना, उसमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं पैदा हो रही है। अब अगर हम ये कहें कि भाई हमने डाइवर्सिफाई कर दिया, तो मैं आपको एक आंकड़ा और दे देता हूं। रशिया से हम कितना लेते थे? 30 to 35% लेते थे। इराक से 20 to 30% लेते थे। सऊदी अरेबिया से 15% लेते थे। यूएई से 10% लेते थे। यूएस से 5 to 10% लेते थे। ये कितना हो जाता? तकरीबन ये 5 देशों से हम तकरीबन 80 से 85% क्रूड ऑयल हम लेते थे। 4 से अगर इस इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, इनका ज्यादातर माल तो वहां से आता है, आपके स्टेट ऑफ हार्मुज से आता है। तो अगर मान लीजिए 40% की सप्लाई वहां से है, अगर उसमें से 25% भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो क्राइसिस तो हिंदुस्तान में क्रिएट होगी ना। आज की तारीख में हम सब ये शुक्र मनाएं कि युद्ध वहां पे अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा, और इस बात के पूरे संकेत हैं। मैं शिवकांत जी की इस राय से सहमत नहीं हूं। देखिए, पेंटागन क्या कह रहा है? पेंटागन कह रहा है कि ईरान युद्ध अंतहीन नहीं है, प्रोटेक्टेड भी नहीं होगा। ट्रंप ने पहली बार यह कहा है कि युद्ध खत्म होगा, लेकिन अभी इस हफ्ते खत्म नहीं होगा। नेतन्याहू को मजबूरन कहना पड़ गया कि भाई अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन ईरान की जनता को तानाशाही का जुआ उतार देना चाहिए। ये जो लैंग्वेज है, अगर आप इसको डिकोड करेंगे तो आप ये समझ जाइएगा कि इस युद्ध से ना तो ईरान को फायदा है, ना अमेरिका को फायदा है। सिर्फ एक देश, एक आदमी जिसको फायदा, उसका नाम है नेतन्याहू। आज की तारीख में ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है, युद्ध को लेकर जो लोगों की सहमति है, 27% लोग सिर्फ ट्रंप के साथ हैं कि युद्ध होना चाहिए। बाकी के जो 63% लोग हैं उनके साथ नहीं है। उनका अपना जो मांगा का सोर्स बेस है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके खिलाफ हो रहा है। उनको प्रॉब्लम उनके खिलाफ दरअसल वहां भी दरअसल ये जो और एक बात आप जानते हैं, इन सब का एक बात आप जानते हैं, मुस्तफा खामनेई को चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन ट्रंप को चुनाव लड़ना है। अगर ट्रंप की इस अलोकप्रियता की वजह से अगर वो मिड टर्म इलेक्शन में अगर सेनेट और कांग्रेस दोनों में अगर वो मेजॉरिटी लूज कर जाते हैं, तो जेडी वैंस और ट्रंप दोनों के इंपीचमेंट का खतरा पैदा हो जाएगा वहां पे। इसलिए दरअसल आपने दो बातें काफी, दरअसल वो ट्रंप एक रास्ता आप ढूंढेंगे। ट्रंप इज डेस्परेटली लुकिंग फॉर एन एग्जिट रूट एंड गेट आउट। हाँ बिल्कुल। दरअसल कल जब इजराइल ने हमला किया ईरान की रिफाइनरी पे, तो ट्रंप ने जिस तरीके का अपना डिसएग्रीमेंट जताया, वो भी उसका भी एक रीडिंग ये था कि शायद एक कोई रास्ता ढूंढ रहे कि इजराइल को अकेले छोड़ दो, अब निकल जाओ यहाँ से, बहुत हो गया। वो भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके की इन्फ्लेशन वहाँ की जनता को परेशान कर रही है, तो ट्रंप के लिए वाकई मिड टर्म इलेक्शन होगा तो परेशानी यहाँ पर होगी। लेकिन दो बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने कहा आशुतोष जी। पहला कि जब पता था कि पहले से ही कि युद्ध होने वाला है, युद्ध जैसे हालात बन गए थे, इजराइल दौरे पे प्रधानमंत्री गए थे, तो उस वक्त से ही अगर स्टेप लेने शुरू कर देते तो आज शायद इतनी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में सरकार नहीं होती। दूसरा, आपने कहा कि रशिया के साथ जो हमारे फॉरेन पॉलिसी का था वो सटीक नहीं बैठा, उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। पहले से तैयारी कर लेते, ये कितना सही लॉजिक है? बीसी त्रिपाठी साहब आपके पास आऊँगा, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये कहना कि रशिया के साथ हमने जो फॉरेन पॉलिसी अपनाई वो अमेरिका के दबाव में वो सही नहीं बैठा। लक्ष्मण जी, फैक्ट के साथ आप चाहे तो मैन्यूवरिंग करके कुछ भी साबित कर सकते हैं। पहली बात तो फरवरी में जो ऑयल डेटा है रशियन ऑयल के बाइंग का है, वो 1 मिलियन बैरल पर डे है, 10 लाख बैरल प्रतिदिन। दूसरा फैक्ट मैन्यूवरिंग एक और, जिससे कि आप दूसरों को समझा सकें, 2023 के पहले हम टॉप 15 ऑयल बाइंग नहीं करते थे रशियन ऑयल की, 23 के बाद ही हुआ है। और आज अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, दुनिया भर में जो डाइवर्सिफाइड ऑयल मार्केट के बावजूद लार्जेस्ट सप्लाई अगर कहीं से आ रही तो कौन सा देश है? उसका नाम है रशिया। और ये कहां से ये बयान आया मैं नहीं जानता हूं, मैं सर्गेई लावरोव का बयान याद करता हूं, क्योंकि ऑफिशियल चैनल की बात होनी चाहिए ना। उन्होंने साफ कहा, हम इंडिया की एनर्जी नीड्स को पूरी तरह से, हर तरह से जो एक मित्र दोस्त देश करता है उस सप्लाई को पूरा करेंगे। सर्गेई लावरोव का बयान है, ये किसी और का बयान नहीं। मैं नहीं समझता हूं कि कहीं और, इस ऐसे मामलों में तो हवाई बातें करने का कोई मतलब नहीं है ना, कि इतना हो गया उतना हो गया। अब सवाल ये है कि जो हमारे हाथ में है, क्या वो सरकार ने किया कि नहीं किया? आज हम उस मीटिंग को, हाई पावर कमेटी की बात कर रहे हैं। मेरी अपनी निजी जानकारी है कि सरकार ने इसकी आशंका के लिहाज से तैयारी पहले से की। अगर सरकार ने पहले से नहीं किया होता तो 75 दिन का ओवरऑल जो अपना, जिसको हम रिजर्व कहते हैं, क्रूड और
पेट्रोल डीजल को मिलाकर, ये कभी भी आमतौर पर भारत में 25 से 30 दिन से ज्यादा का नहीं रहा है। और ये कोई एक दिन में इजराइल जाके कर लेते। ऐसे अगर तेल का भंडार बनता है, गैस का भंडार बनता है, 75 साल में हम अपनी इंपोर्ट नीड नहीं ठीक कर पाए, तो कम से कम ऐसे मामलों में थोड़ा इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए जो लोग सुने तो लगे कि सुनने में तो अच्छा लगे कि अच्छा इजराइल गए थे तो क्यों नहीं कर लिया, 4 किलो राशन ज्यादा क्यों नहीं ले लिया। भैया उसके लिए भारत सरकार ने 10 साल में जो डाइवर्सिफिकेशन किया है उसका फैक्ट जरा निकाल के देख लीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, एक मिनट, आशु जी संकट कुछ दुनिया बोलना के चाहते लिए हैं। हम भी आशु- उसके आशु साहब कुछ हिस्से बोलना चाहते हैं। देखिए, मैं तो फैक्ट पे ही बात करता हूँ, लोगों को पसंद आए ना पसंद आए अलग तरीके का, पर मैं केपलर का जो दुनिया जिसको एक्सेप्ट करती है। अब मैं एक चीज तो बता देता हूँ डेटा। 2023-24 2.1 to 2.2 मिलियन बैरल पर डे रशिया से हम लेते थे। जब अमेरिका का डंडा चलना शुरू हुआ तो दिसंबर 2025 में घट के $1.2 बिलियन पर डे हो गया। जनवरी 2025 में घट के 1 मिलियन बैरल पर डे हुआ। 15 फरवरी तक ये घट के हुआ 0.6 मिलियन बैरल पर डे। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हम तो किसी के दबाव में नहीं आते, और उसके बाद आप लगातार, और मैंने तो बताया कौन कौन सी कंपनीज है जिन्होंने बाकायदा कह दिया कि हम नहीं खरीदेंगे ऑयल, हमने तो नाम उसका लिया है। अगर मुझे कोई ऐसा करते हैं ना आशु सर, करे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंगलोर आशु सर, ऐसा करते हैं कि लेट मी कंप्लीट ना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग सरकार को डिफेंड करना चाहते हैं डिफेंड करें, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जो आज आपको 60 रुपया एलपीजी पे बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही भाई, क्या कारण है? आपके ये जो ये गुजरात का जो मोरबी है, जो वो क्यों परेशान, वहां की इंडस्ट्री के लोग परेशान है। अगर क्राइसिस नहीं है तो बेंगलोर के होटलियर्स क्यों कह रहे हैं, और आपकी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिट्ठी लिख रहे हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर को कि कुछ करिए, जिनके पास कोई ताकत नहीं, जिनके पास कोई पावर नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि क्राइसिस को अगर हम नहीं देखेंगे, हम एक्ट नहीं करेंगे, बाद में उसको सिर्फ जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, और वो भी सिर्फ लफाजी के जरिए, ऐसी चीजें नहीं चलती। लावरोव के बयान के बाद फैक्ट ये है कि वो कह रहा है कि मार्केट के रेट पर $4 एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, जो आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता था। जब पूरी दुनिया $65 बिलियन पर बैरल ले रही थी, हमको रशिया 52 से 55 पे दे रहा था। आज वो कह रहा है हालांकि कि हालात अब बदल गए हैं। अब डिस्काउंटेड रेट तो क्या, अब तो थोड़ा सा प्रीमियम पे भी कोई दे तो लेने को तैयार। अभी नहीं, ये रशिया आपका दोस्त था भाई, रशिया आपका ट्रेडिशनल फ्रेंड था। और उस वक्त जब भारत ने तय किया था हम रशिया से ऑयल लेंगे, दुनिया के सैंक्शन के बावजूद, मैंने सारे चैनल्स पे जाके कहा था कि ये भारत की नीति बिल्कुल सही नीति है, हमको अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ रशिया से ऑयल लेना चाहिए। लेकिन क्या कारण है कि आप अमेरिका के दबाव में आके, त्रिपाठी साहब आपके पास मैं पूछना चाहता हूं कि पहले से क्या हम लोग तैयारी करते और बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड हो सकते थे क्या? और दूसरा सवाल कि क्रूड ऑयल पे हमेशा से हम लोग निर्भर रहे हैं, तो क्या हम लोग एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है जो वॉर सिचुएशन में उसका इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हमें एक दूसरा पैरेलल रिजर्व बना के रखना चाहिए था? बीच बीच में सरकार में ऐसे विचार आए भी थे जिसको ऐसे समय पे इस्तेमाल किया जा सके। देखिए, हमको इस परिस्थिति को देखना पड़ेगा। ये एक किस्म से अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। पूरे विश्व में करीब 25% के लगभग बराबर ऑयल, गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है मिडल ईस्ट से आता है। वो ऑल ऑफ अ सडन वो सप्लाई अगर मार्केट से बाहर हो जाती है, उसकी सप्लाई रूट डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। आप कुछ भी कर लें, इसका असर तो आएगा ही, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे दुनिया में हो। तो इसलिए इसको एक साधारण परिस्थिति या साधारण जैसे कहते हैं आपदा ना समझा जाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार क्या कर सकती थी, जो आपने सवाल किया। दूसरा, देखिए, पिछले कई सालों से सरकारों ने अपने सप्लाई सोर्स को डाइवर्सिफाई किया, चाहे वो ऑयल हो चाहे वो गैस हो, पहली बात। दूसरी बात, ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए। 3 स्ट्रेटेजिक रिजर्व आज हमारे पास देश में हैं, जो इस वक्त ज़रूरत पड़ने पे ज़रूर सरकार की इस क्राइसिस को मैनेज करने में काम आएंगे। जहाँ तक रहा गैस का सवाल, गैस एक ऐसी चीज़ है जिसके स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारे पास आज नहीं है। जनरली गैस बड़े अंडरग्राउंड कैबिन स्टोरेज में बनाई जाती है। हाँ, उसकी अभी ज़रूरत है, इस पे भी कई सालों से काम चलता है, लेकिन ये एक बड़ा महंगा सौदा है गैस को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रखना एज़ कम्पेयर टू ऑयल। तो इसलिए हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि क्या हमारे पास गैस के स्ट्रेटेजिक रिजर्व होने चाहिए थे? ज़रूर होने चाहिए थे।
वो एक ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक ऑयल का सवाल है, ऑयल रिफाइनरीज के अपने डिपोज हैं, अपने वेयर हाउसेज हैं, स्टडी रिजर्व्स हैं, दे विल बी सफिशिएंट फॉर अस टू मिटिगेट। लेकिन अगर आप ये कहें कि युद्ध 5 महीने तक चलता रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 5 महीने तक बंद रहेगा, तो इसका असर आएगा नहीं आएगा? इसका ज़रूर आएगा। तो एक लिमिट होती है, एक क्षमता होती है जिसके अंदर देश अपना रिजर्व रख सकता है। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट कंपेयर कि इंडिया की जो स्टडी रिजर्व्स हैं वो यूएस के बराबर हों या यूरोपियन कंट्रीज़ के बराबर हों, उसमें ज़रूर हमें और इजाफा करने की ज़रूरत है। लेकिन आज की परिस्थिति को देखते हुए मैं समझता हूँ सरकार ने अपनी ओर से जो उनकी सीमा के अंदर थे वो स्टेप लिए हैं। और अभी इस वक्त का जो समय है, ये समय इस वक्त ये है, इस बात का है कि हमने क्या नहीं किया, हमारा ये होना चाहिए हम अब इस वक्त क्या कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है इस वक्त जो सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं कि जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर को हमको पहले सर्वाइव करना है। एक किस्म से गैस एलोकेशन, रीएलोकेशन की जो सरकार ने बीच में कुछ अनाउंसमेंट किया, आई थिंक दिस इज़ द राइट स्टेप। और सप्लाई साइड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं आउटसाइड द मिडल ईस्ट, उसके लिए डेफिनेटली हमारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हैं, चाहे वो यूएस हो चाहे वो रशिया हो। देखिए ग्लोबली हिस्टोरिकली हम और आप सब जानते हैं जियोपॉलिटिक्स एंड एनर्जी पॉलिटिक्स दे गो हैंड इन हैंड। तो इसलिए बदलते हालात में सरकारों की नीतियां भी बदलती हैं। तो इस वक्त ये जो नीति है इस वक्त है, सरकार को एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा। रशिया डेफिनेटली इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ बोथ ऑयल एंड गैस। सो लुकिंग इनटू द सिचुएशन गवर्नमेंट विल डेफिनेटली बी टेकिंग एक्शन टू गेट एडिशनल सप्लाई सोर्स। जहाँ तक रहा प्राइस का सवाल, बीच में ये भी सवाल उठे कि हमने दाम बढ़ा दिए। देखिए इस वक्त प्रायोरिटी क्या है हमारे पास, गैस ऑयल की सप्लाई को बरकरार रखना। दाम तो ज़रूर बढ़ेंगे क्योंकि अब तेल के दाम अगर इंटरनेशनल विश्व बाजार में बढ़ रहे हैं तो उसका असर यहाँ आएगा, चाहे तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे एलपीजी हो। तो इसलिए वो एक ये कहना कि हम अपनी इंडियन मार्केट की प्राइस को इंसुलेट करके रखें ग्लोबल प्राइस से, ये गलत होगा। क्योंकि हम जब 89-90% हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, 50% गैस इंपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल बाज़ार में जब इनके दाम बढ़ गए तो उसका असर तो यहाँ आएगा ही। तो उसको सरकार को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से वो कंज्यूमर को पास ऑन करना पड़ेगा, वो आज करें या कल करें। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनी उसको एब्जॉर्ब करें, एक लिमिट होगी कब तक एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो इसलिए अल्टीमेटली सरकार को इसको पास ऑन तो करना ही पड़ेगा कंज्यूमर को। तो इसलिए ये कहना भी गलत होगा कि भाई दाम क्यों बढ़ाए। एक सवाल मैं आपसे दाम पूछ लूं, तो बढ़ेंगे त्रिपाठी साहब, बट प्रायोरिटी ये है कि इस वक्त सप्लाई को कैसे बढ़ाया जाए, देश की इकोनॉमिक नीड को प्रायोरिटी। एक सवाल और पूछ लूं आपसे, फिर ब्रेक पे जाऊंगा कि जो अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि कई इंडस्ट्री, खासतौर से मोरबी का उन्होंने एग्जांपल दिया, जहां पे गैस की सप्लाई नहीं होने की वजह से वो बंद होने का कगार पर है। ग्राउंड रियलिटी भी यही थी, हम लोगों ने चेक भी किया, हमारे रिपोर्टर भी वहां पे गए थे। मेरा सवाल ये है कि ऐसे हालात में इंडस्ट्री को प्रायोरिटी में नीचे रखना ये कितना सही स्ट्रेटजी होती है? क्योंकि इंडस्ट्री को इंडस्ट्री के तौर पर हम देख रहे होते हैं, लेकिन वहां भी रोजगार करने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी भी रोजी रोटी का सवाल होता है। त्रिपाठी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि मोरबी के कई इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही है, तो मेरा सवाल ये है कि इंडस्ट्री को गैस एलोकेशन में प्रायोरिटी में नीचे रखना कितनी सही स्ट्रेटजी होती है? क्योंकि इंडस्ट्री तो एक इंडस्ट्री है, लेकिन साथ में उसके साथ कई लोगों के रोजगार जुड़े रहते हैं, उनकी अपनी रोजी रोटी होती है। तो इसको कैसे मैनेज करना चाहिए था, कि या फिर यही सबसे बेस्ट उपाय था? ये सवाल मेरे लिए त्रिपाठी साहब आपसे। हाँ जी, आपके लिए। हाँ, तो देखिए जैसा है, मैंने बताया कि सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है डोमेस्टिक सप्लाई, घरों में गैस, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में गैस। उसके बाद उन्होंने प्रायोरिटी दी है एलपीजी प्रोडक्शन। तो ये चीज़ों की प्रायोरिटी है। उसके बाद फर्टिलाइज़र। सरकार ने सबकी गैस काटी नहीं है, उसको एक किस्म से रैशनलाइज किया है। इस इंडस्ट्री को कहा है कि आप 60% 70% लेवल पे आइए ताकि सारी इंडस्ट्री चलती भी रहें। हाँ, मैं मानता हूँ फुल कैपेसिटी पे नहीं चल पाएंगी। हिस्टोरिकली यही प्रायोरिटी सरकार करती आई, क्योंकि इसके पहले भी जब कभी ऐसी कोई क्राइसिस आई है या कोई डोमेस्टिक प्रोडक्शन बंद हो गया है या कोई सप्लाई कट हो गई है, पाइपलाइन में कोई रेस्ट्रिक्शन आ गया है, या कोई एलपीजी या एलएनजी टर्मिनल में कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण सप्लाई घट गई, तो सरकार इस तरह की प्रायोरिटी करती आई है। और हिस्टोरिकली डोमेस्टिक सप्लाई को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद सीएनजी जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में उसको है, उसके बाद खाद को है, खाद के बाद जो फर्टिलाइज़र के बाद ये प्रायोरिटी दी जाती है इंडस्ट्री को। तो इंडस्ट्री में एक किस्म से
सप्लाई को मैनेज करने के लिए उनसे कहा जाता है कि आप अपना उत्पाद लेवल 10%, 20%, 30% डिपेंडिंग अपॉन सप्लाई कम करें. सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट ट्राई टू बैलेंस ऑल दी सेक्टर. तो आई थिंक यही ऑप्शन सरकार के पास है इस वक्त, अनटिल अनलेस हम अपनी सप्लाई और अल्टरनेटिव सोर्सेज से बढ़ाएं. तो तब तक तो इस हालात को इसको मैनेज करने का मेरे ख्याल से यही सही तरीका है. हाँ, दरअसल अब तो सरकार ने यहाँ तक कह दिया है कि जो एलपीजी की जितनी भी रिफाइनरी वो अपने 100% कैपेसिटी पे काम कर रही हैं. जो प्रोडक्शन है वो 10% ज़्यादा बढ़ चुकी है. तो हालात 2 दिन पहले तक जितने तनावपूर्ण थे वो हालात थोड़े से सामान्य होते दिख रहे हैं या फिर बेहतर होते दिख रहे हैं. सामान्य नहीं, बेहतर होते दिख रहे हैं. तो ऐसे में आगे चल के क्या हम देख सकते हैं. और एक और चीज़, जो रेस्टोरेंट वालों को से एलपीजी नहीं मिलने पर जो इतना हाहाकार मचा है, वाकई इतना बड़ा कंसर्न है क्या? इन दोनों मुद्दों पर आप लोगों के पास लेकर आऊँगा. छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं. ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत. हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जो युद्ध अमेरिका और इजराइल ने छेड़ा है, उस युद्ध का धुआं अब आपके किचन तक पहुंच गया है. ऐसे में भारत सरकार की मौजूदा रणनीति कितनी सटीक है? अलग अलग राय उभर कर सामने आए हैं. कमर आगा साहब, आपके पास आता हूँ, फिर शिवकांत जी आपके पास आऊँगा. कमर आगा साहब, ये जो बात बार बार उठ रही है कि हम लोग रशिया के साथ तेल खरीदने में जो अपना कह सकते हैं कि आगे पीछे वाली जो रणनीति थी, ये दरअसल सटीक बैठी नहीं, और इसकी वजह से हमें मजबूरन में महंगा तेल अब रशिया से खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है. और एक और चीज़ कि ये जो हालात बने हैं, क्या हमें एक तरीके से सबक दे रहा है कि हमें अपनी निर्भरता कच्चे तेल के लिए, गैस के लिए उस मिडिल ईस्ट से अलग हट करके भी बना के रखनी चाहिए? देखिए, 2 चीज़ें हैं. ये सच है कि रशिया से जो हमने तेल लेना बंद किया, उसकी प्रॉब्लम अब हमारे सामने आ रही है. लेकिन रशिया हमारा मित्र देश है, वो उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी. बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये 22 से 25% जो तेल की सप्लाई गल्फ से आती है, ये कमी पूरी नहीं हो सकती. सारे देश मिल के भी चाहें तो ये 25% के तेल का आउटपुट बढ़ाया नहीं जा सकता. तेल का प्रोडक्शन जो होता है एक फिक्स होता है और मार्केट भी फिक्स होता है. नया एंट्री किसी भी देश से आप नई एंट्री आसानी से नहीं कर सकते. वो किसका तेल काट के आपको देंगे? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सबके बायर्स के. तो ये बहुत मुश्किल काम होता है. इसीलिए भारत की ने अपनी 40 देशों से बातचीत की, दर्जनों देशों से, ताकि कहीं से थोड़ा सबसे मिल के हम बराबर कर लें. दूसरी बात ये कि अगर लंबी लड़ाई चलती है तो एक बड़ी समस्या ये बनी भी है और बनी रहेगी. भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए. भारत से ज़्यादा तो यूरोप है उनकी, और उसमें एक दूसरी प्रॉब्लम आएगी कि वहाँ पर रिसेशन की हालात डेवलप हो रहे हैं. ये महज भारत का मसला नहीं है, इसलिए कि उनके यहाँ जिस दिन कतर के LNG के ऊपर अटैक हुआ, उसी दिन 50% उनकी गैस पे अटैक हुआ. 50% वहाँ पे गैस की कीमतें एक ही दिन में बढ़ गई थी. तो उनके यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या है. और फिर उसके अलावा ये पूर्ति यूरोप, अमेरिका चाहे या कोई दूसरा देश चाहे, ये पूरी नहीं हो सकती. समस्या सबसे बड़ी ये है कि न रशियन तेल ठीक से मार्केट में आ रहा है, न ईरान पे आपने सैंक्शन लगा रखा है. इराक में बड़ा ऑयल सप्लायर था, वहाँ पे आपने उसकी इंडस्ट्री को ध्वस्त कर दिया इतनी लंबी लड़ाई करके. वेनेजुएला का ऑयल जो था, इंडस्ट्री बिल्कुल बैठी है सैंक्शंस की वजह से. जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर था, नाइजीरिया पे आपने सैंक्शंस लगा रखे. ये जब तक ये सैंक्शंस नहीं हटेंगे, अब मैं समझता हूँ अगर ये सैंक्शंस हट जाएं तो तेल की कीमत भी कम हो जाएगी. मैं समझता हूँ 50-60 बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया कि वहाँ के जो रिफाइनरी पर हमला किया गया, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ध्वस्त किया गया है, वो वापस से पुराने लेवल पर आकर के प्रोडक्शन शुरू कर देंगे. इसमें तो लंबा समय लगेगा. जी बिल्कुल लंबा समय. सॉरी, मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, आप ही से पूछ रहा हूँ. नहीं, बिल्कुल लंबा समय लगेगा. भाई एक ही चीज़ है कि जितनी जल्दी ये युद्ध पूरा हो, और ये युद्ध बहुत जल्दी भी पूरा हो सकता है अगर अमेरिकन इस बात पे प्रॉमिस कर लें कि वो ईरान के ऊपर सैंक्शन हटाएंगे. अगर सैंक्शन नहीं हटाएंगे, जब तक ये नहीं मानेंगे, ईरान नहीं मानेगा. ये सच है कि तेहरान को ये पूरी तरीके से ध्वस्त करे दे रहे हैं, बर्बाद करने की इनका पूरा प्लान है. इजराइल और जिस तरह से अटैक कर रहे हैं स्कूल, कॉलेज, और हॉस्पिटल्स और सब चीज़ों पे, ईरान भी इनको लगातार बहुत क्षति पहुंचा रहा है.
तल अवीव, हैफा और वेस्टर्न जो जेरूसलम वगैरह के ऊपर ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। दोनों तरफ इस बात को समझना चाहिए, देशों को इंटरवीन करना चाहिए और ये युद्ध जितनी जल्दी हो, गल्फ दोबारा से अब उठ नहीं पाएगा आसानी से। जो हालात हुए हैं गल्फ के, गल्फ के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, आसानी से उठ नहीं पाएगा। और गल्फ अगर नहीं उठता है तो फिर हम लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या पैदा होगी, क्योंकि ऑयल की पूरी इकोनॉमी वहाँ से ड्राइव होती है। शिवकांत, हाँ, अपनी बात पूरी करिए। हमारे 1 करोड़ लोग वहाँ काम करते हैं, हमारे 1 करोड़ लोग वहाँ काम करते हैं। 40 बिलियन हमारा रिमिटेंसेस के करीब वहाँ से आता है। 150 पौने 200 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है। सऊदी अरेबिया, यूएई ने दोनों ने प्रॉमिस किया है 100 बिलियन डॉलर। यहाँ कतर ने प्रॉमिस किया कि 100 बिलियन डॉलर। सिर्फ कच्चे तेल का इंपोर्ट ही मामला नहीं है, इकोनॉमी के दूसरे पहलू भी हैं जिसे हमें काफी ध्यान देना। शिवकांत शर्मा साहब, जब हम लोग इन सारे मुद्दों पे चर्चा कर रहे होते हैं तो एक परिप्रेक्ष्य भी लिया जाता है कि देखो जी, हमने बड़ा अच्छा से मैनेज कर लिया, हमारे पड़ोसी देशों को देख लो, पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है, वहां पर सरकारी खर्चे 20% घटाने पड़ रहे हैं, सरकारी गाड़ियों में तेल मिलना मुश्किल होता जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, तो कम से कम हम तो बेहतर हैं। तो ये तो फिर आप पाकिस्तान की तरफ देखना चाहें तो पाकिस्तान की तरफ देखें, आपको यूरोप की तरफ देखना चाहिए था ना। यूरोप का जो हाल हुआ था रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने के बाद, जब वहाँ, क्योंकि यूरोप पूरी तरह से रूस की गैस और तेल पर निर्भर था। भारत लगभग उसी अनुपात में जो कतर की एलएनजी है उस पर निर्भर है। ये जो है वो ऊर्जा सुरक्षा नहीं है। आपको शुरू से ये बात सोचनी चाहिए थी कि एक देश की एलएनजी पर 90% 80% निर्भरता अच्छी नहीं होती है। ठीक है, उसको थोड़ा कम किया है, लेकिन उसको पहले से डाइवर्सिफाई करना चाहिए था। आप दूसरे देशों के लिए, अमेरिका के लिए सप्लाई चेन बनने के लिए जो है उत्सुक हैं, आप अपनी सप्लाई चेन तो पहले कीजिए। एक तो ये बात। दूसरा, ये जो भाव को लेकर के बात हो रही है, देखिए जहां तक मेरी जानकारी है अभी भी रूस के ऊपर $60 बेचने का कैप लगा हुआ है। तो रूस अगर प्रीमियम पर भी आपको दे रहा है तो वो 64 पे देगा, 65 पे देगा। वो आज भी से लूट, मतलब आप 90-100 तेल बिक रहा है और आपको 65 मिल रहा है तो आपको खुश होना चाहिए। इससे पहले आपको उतना फायदा नहीं था। जब 60 तेल था तो आपको वो 56 दे रहा था, ठीक है, 4 का फायदा था, नुकसान था, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त लगभग 3 से 4 करोड़ बैरल रूस का तेल समुद्र में जहाजों पे घूम रहा है, वो कोई नहीं ले रहा है। ये मौका है, अगर भारत के पास भंडारण क्षमता होती चीन जैसी, तो इस वक्त वो जो है वो 30 दिन नहीं बल्कि 90 दिन का या 100 दिन का तेल इकट्ठा कर सकता था। और एलपीजी की जब यूरोप कर सकता, ठीक है, लेकिन छोटे स्तर पर हमें भी गैस के भंडारण की क्षमता का विकास करना चाहिए। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम विकसित देश होना चाहते हैं, तो अगर विकसित देश अगर आप होना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि हम लोगों को भी गैस के भंडारण की क्षमता का थोड़ा सा विस्तार करना चाहिए, विकास करना चाहिए। हर्षवर्धन जी, आशुतोष जी, आपके पास आऊँ, लेकिन ये ऐसा क्रिटिकल सवाल है जिसपे बीसी त्रिपाठी साहब आपका जवाब मैं चाहूँगा कि कई बार सरकार के भीतर से आवाज आई कि हम भंडारण क्षमता बना तो लेंगे, लेकिन सवाल उठाए कि आपने महंगे कीमत पे गैस खरीद लिया, बाद में चल के गैस की कीमतें गिर गई, फिर सवाल उठेगा सीएजी की तरफ से ऑडिट होगा। तो ये सारे डर हैं जो सरकार आगे बढ़ नहीं पा रही। लेट मी फर्स्ट करेक्ट, जहाँ तक सप्लाई की बात है वो कहा गया कि 90% कतार से है, ऐसा नहीं है। कतार से हमारी मुश्किल से 30 से 35% एलएनजी सप्लाई आती है, बाकी 60 से 65% एलएनजी सप्लाई और देशों से आती है। लेकिन प्रॉब्लम है ऑयल को लेके, क्योंकि ऑयल में इसका प्रभाव सिर्फ स्टेट हॉर्मुज से तो सप्लाई चेन है, लेकिन यूएई है, कुवैत है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, इन सब जगह इसका प्रभाव पड़ता है। तो एक किस्म से तेल में ज़्यादा दबाव आया है, एलपीजी में ज़्यादा दबाव आया है। जहाँ तक गैस का सवाल है, ये सिर्फ 40% गैस वहाँ से आती है। तो अगर हम देखें कंट्री में, देश में हमारे पास 50% डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, 50% इम्पोर्ट है। उस 50% इम्पोर्ट का 40% जो है वो इफेक्ट है, बाकी सप्लाई अभी आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये उतना दबाव गैस पे आएगा जितना कि ऑयल पे आएगा। जहाँ तक सवाल आपने कहा भंडारण का, मैं एग्री करता हूँ कि हमें देश में भी भंडारण, गैस के भंडारण के पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये मैंने पहले बताया, एक महंगा सौदा है।
ऑफ कोर्स ये भंडारण को हम उस तरह से ना अशोक देखें। सर, आ रहा हूं आपके पास। ये एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, जो ऐसी इमरजेंसी, ऐसी क्राइसिस में ही ये काम आते हैं। दाम भले ही ऊपर हो या नीचे हो, ये सप्लाई को बैलेंस करने का इनका काम है। और कई बार ये भंडारण जो है इसलिए भी काम आते हैं। आपको याद होगा मास में जब तेल के दाम गिर गए थे $50-60 में, तो सरकार ने तेल खरीद करके ऑयल स्टोरेज जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उनमें तेल भरा था। तो उसी तरह की सिचुएशन गैस में भी आ सकती है। आज जरूर वो स्थिति नहीं है, बट अगर आप देखें, मुझे जहाँ तक याद है पिछले 15 साल में हमने वो भी समय देखा है जहाँ तेल के दाम $30 से $40 थे और $120, $150 भी हो चुके थे। उसी तरह से गैस के दाम थे, वो गिर करके $3-4 हो गए थे, बाद में जो है आज $20-22। तो वो तो एक किस्म से व्यवस्था ऐसी होगी कि किस समय आपको रखने पड़ेगी, थोड़ा सा एवरेज आउट करना पड़ेगा, ताकि वो ये डर तो हमेशा बना रहता है। आशु सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर हर्ष जी आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, देखिए, मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कहा गया कि हमारे पास 74 दिनों का स्टोरेज है, ऑन एन एवरेज जो हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम के रिजर्व्स हैं वो ऑन एन एवरेज 64.9% या 5% तक वो स्टोरेज होता है। वो सारे रिफाइनरीज करते हैं उसको, ये एज ए नियम के तहत, ताकि अगर कल कोई इमरजेंसी हो तो उससे निपटा जा सके। चाइना जैसे 3 महीने से लेकर 4 महीने तक का स्टोरेज अपने पास रखता है। तो ये कहना कि सरकार बहुत दूरदर्शी थी इसलिए पहले से उसने कर रखा है, ये पुरानी प्रथा है। जो सरकार की दिक्कत है मैं बता दूं कहां पे, 1990 में जो खड़ी का युद्ध हुआ तो उस वक्त हमारे पास संकट आया, हमारे पास पेट्रोलियम का रिजर्व नहीं था। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में 3 रिजर्व एक तरीके से शुरू कराया, मंगलुरु का, विशाखापट्टनम का, पडुरो का। और हैरानी की बात यह कि 2017-18 में अरुण जेटली ने अपनी स्पीच में कहा कि हमें 2 और चाहिए। उसके नाम भी उन्होंने बताया, चंडीखोल उड़ीसा में और बीकानेर राजस्थान में। हकीकत यह है कि अभी तक सिर्फ चंडीखोल को प्लानिंग के लेवल पे है, कमीशन के लेवल पर भी नहीं है। 8 साल हो गए। तो मैं जो कहना चाहता हूं, ये जो बड़ी बड़ी बातें करना ठीक है, लेकिन सरकार किन किन जगहों पे जाके अपने काम को पूरा नहीं कर रही है, इस पर भी नजर रखनी चाहिए। हर समय सरकार के साथ खड़े होना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, देश के हित में भी नहीं होती है। मैंने तो एग्जांपल दिया, चंडीखोल उड़ीसा, आपने 2018 में उसको प्लानिंग किया, आज तक क्यों नहीं वो स्टोरेज कैपेसिटी के साथ कमीशन हो पाया? क्या कारण है? 8 साल हो गए। पाठे जी, कि सरकार के साथ खड़े रहिए, लेकिन जो सरकार जहां नाकाम हो पाई उसको ही बताइए। नहीं लक्ष्मण जी, अब सिर्फ 30-40 सेकंड मुझे दे दीजिएगा। 2014 से पहले इस देश में 0 स्ट्रेटेजिक रिजर्व कैपेसिटी थी, 0। 2015-16 में फेज 1 स्टार्ट हुआ विशाखापट्टनम का 5.33 मिलियन मीट्रिक टन। 2016 से 21 ये कैपेसिटी बढ़ी। 2021 ऑनवर्ड 6.5 MMT हो गया। चंडीखोल ओडिशा जिसकी बात कर रहे हैं 4 MMT के साथ है। पडूर कर्नाटका में एक कैपेसिटी बढ़ाई गई। विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पडूर, इन तीनों में ये कैपेसिटी बढ़ी। और जब हम ये कहते हैं ना कि किसी भी बात पर फैक्ट की डिबेट हो रही है और कोई ये बोले कि सरकार को बचाना हो तो आप बोल दीजिए, या तो किसी तथ्य को काट पाए। ये बड़ा आसान हो गया है आजकल। और अब मैं आगे बता देता हूं क्यों 23 के पहले की बात नहीं कर रहे। रशियन ऑयल पर डिस्काउंट $30 पर बैरल तक गया था। ये बात क्यों नहीं बता रहे? जब हम तेल लेना शुरू कर रहे थे तब $30 पर बैरल से शुरू हुआ था। जब किसी भी चीज का आप इकोनॉमी, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं इसलिए बता रहा हूं, और तो आप तो लक्ष्मण जी बिजनेस के चैनल में ही हैं। इकोनॉमिक्स का सिद्धांत बाजार से तय होता है, किसी के मन की इच्छा से नहीं होता है। और हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेज को अगर हम पॉलिसी मैटर में लेकर आते हैं तो ये पत्रकारों के साथ समस्या भी होती है कि हमारे जो मन की इच्छा है उसको हम पॉलिसी मैटर में ले जाए। क्या भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पहले से एनर्जी नीड को लेकर, एनर्जी पॉलिसी को लेकर, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर काम नहीं किया है? आपको मैं एक और बात बताता हूं। अब कोल का संकट इधर नहीं हुआ ना। 2013 में आखिरी बार नॉर्दर्न ग्रिड फेल हुई थी, मैं याद दिलाता हूं, पहले आप सुन लीजिए। बारिश के समय में बिजली का उत्पादन नहीं खत्म होता है। और 1-2 लाइन और बता दूं, जो सोलर एनर्जी का उपयोग हम शायद और पहले से करते तो चीन चिल्लाना बंद करके दुनिया भारत चिल्लाती। हमने अब जाकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया। और मैं फिर कह रहा हूं,
हालांकि आपने बहुत बड़ा कुछ इंपॉर्टेंट करना पॉइंट है, आपने लेकिन उठाया हम है जहां हर्षवर्धन खड़े जी। इसी लाइन पे हम लोग इस डिबेट को खत्म करना चाहेंगे क्योंकि शो का समय खत्म हो रहा है कि जो अल्टरनेट एनर्जी सोर्स है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उस पर हम लोग अगर फोकस और ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे तो आने वाले दिनों में जो ट्रेडिशनल एनर्जी है उस पर निर्भरता कम होगी, तो ऐसे हालात से बचना आसान होगा। जो रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी हद तक हमें इंपोर्ट जैसी डिपेंडेंसी नहीं होती है। लेकिन हालात काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। सरकार की रणनीति पर हम लोग की पैनी नज़र रहेगी और समय समय पर हम लोग ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। आज टाइम फिलहाल इतना ही। देखते हैं SNBC आवाज़। नमस्कार।